यूपी कांग्रेस को जल्द मिल सकता है नया प्रभारी। खबर है प्रियंका गांधी छोड़ सकती हैं प्रभारी का पद। कई राज्यों में चुनावी व्यस्तता के चलते यूपी में प्रभारी के पद को छोड़ सकती हैं प्रियंका गांधी। नए प्रभारी के तौर पर हरीश रावत, तारिक अनवर के नाम पर चर्चा चल रही है। राहुल गांधी के विदेश से लौटने के बाद यह फैसला लिया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में प्रभारी की भूमिका अहम होगी। कंधों पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे की जिम्मेदारी होगी। वहीं प्रदेश में जल्द ही नई कार्यकारिणी का भी गठन होना है। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की भूमिका बदलेगी और सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव लड़ने के भी संकेत हैं। ये बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस खेमे से बड़ी खबर आ रही है, जहां सबसे अहम अपडेट है कि जल्द ही सूत्रों से पता चला है प्रियंका गांधी प्रभारी का पद छोड़ सकती हैं। पिछले लोकसभा चुनाव की अगर आप बात करें तो प्रभारी की भूमिका में उन्होंने रायबरेली अमेठी का जिम्मा उठाया था। उत्तर प्रदेश में ये जिम्मेदारी अभी तक निभाती चली आ रही थी, लेकिन खबर मिल रही है कि व्यस्तता के चलते ये पद छोड़ सकती हैं प्रियंका। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला का। और कांग्रेस खेमे से आ रही इस खबर के मायने क्या हैं और कब तक इस पर कोई सॉलिड डिसीजन आ सकता है, इसकी डिटेल्स अनुभव के पास हैं। अनुभव, देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के जो सूत्र हैं हमारे, उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो कैनेशा जनरल सेक्रेटरी हैं, यूपी की प्रभारी हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि उनकी क्या सक्रिय भूमिका थी उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन उसके बाद वो यूपी से कहीं बिल्कुल कट सी गई, अलग चली गई, क्योंकि बहुत सारी हम कहें तमाम ऐसे कार्यक्रम हुए लेकिन उसमें भी वो शामिल नहीं हुई। तो लंबे समय से उनकी यूपी से एक तो दूरी है। दूसरा, चाहे आप कर्नाटक का चुनाव देख लीजिए, हिमाचल का चुनाव देख लीजिए, वहाँ पर अब पार्टी के सोर्सेज का कहना है कि जो इंटरनल मैनेजमेंट का काम है, कौन प्रभारी होगा, कैसे पूरी टीम काम करेगी, ये सारा जिम्मा प्रियंका गांधी वाड्रा उठा रही हैं। तो इसलिए उनके पास अब काम ज़्यादा है। कर्नाटक में सरकार बन गई है, हिमाचल में है, उसके बाद फिर आप देखिए इसी साल राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में चुनाव भी होने, तो वहाँ पर वो ज़्यादा एक्टिव नज़र आएंगे। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो कांग्रेस का संविधान है, पार्टी का संविधान है, उसमें जो जिस राज्य का प्रभारी होता है उस राज्य में ना वो लोकसभा का चुनाव लड़ता है, ना वो वहाँ से राज्यसभा का मेंबर बनता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आप देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी की प्रभारी हैं, और अगर उन्हें लोकसभा का चुनाव यहाँ से लड़ना होगा, जिसके संकेत मिल रहे हैं कि वो रायबरेली से इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं, तो फिर जाहिर सी बात है इस प्रभारी पद को छोड़ना होगा, क्योंकि ये पार्टी के भीतर पार्टी का संविधान है। इसीलिए इस बात के अब संकेत मिल रहा है। और जिस तरह से हम कहें कि राहुल गांधी अभी चुनाव लड़ नहीं सकते, सोनिया गांधी की जिस तरह से हम कहें स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो कहा जा रहा है कि यूपी में अभी कांग्रेस के पास सिर्फ रायबरेली बचा है कहने के लिए, जो हम कहें कि जो कांग्रेस कहती है कि हमारा गढ़ है, तो उस गढ़ को भी कांग्रेस इतना आसानी से छोड़ेगी नहीं। उसे भी पता है कि अगर कोई टक्कर दे सकता है उस सीट पर सोनिया गांधी के अलावा, राहुल गांधी के अलावा, तो वो है प्रियंका गांधी वाड्रा। और इसीलिए अब ये चर्चा तेज हो गई है कि जो प्रभारी का पद है, जो खुद प्रियंका गांधी वाड्रा हैं यूपी की प्रभारी, उस पद को वो छोड़ेंगी और बाकी जो काम है, जिस तरह से वो पार्टी में हम कह रहे हैं इंटरनल मैनेजमेंट पूरा कर रहे हैं, वो भी काम करेंगे। और तैयारी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर भी हो सकती है। हम कांग्रेस कार्यालय में मौजूद है और सामने अगर आपको दिखाएं तो एक बहुत बड़ा सा पोस्टर लगा था। आपको याद होगा जब प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ प्रभारी बनकर आई थी और केवल उन्हीं की तस्वीर थी, पर कल ये पोस्टर भी यहाँ से हटा दिया गया है। आप देखिए, बिल्कुल आपको पोस्टर नजर नहीं आ रहा होगा, बहुत बड़ी होर्डिंग थी, तो उसे भी हटा दिया गया है। और कल ही ये जो है ये अपडेट हुआ है, तो माना जा रहा है कि शायद पार्टी के भीतर अब ये तैयारी है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो प्रभारी की। राहुल गांधी के विदेश दौरे से लौटने के बाद कभी भी कोई बड़ी अपडेट आ सकती है। शुक्रिया अनुभव जानकारी के लिए। लखीमपुर खीरी की सपा के कैडर प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है। 11:30 बजे देवकली के आदर्श कॉलेज शिविर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। कॉलेज परिसर में पूर्व विधायक डॉक्टर स्वर्गीय कौशल किशोर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे अखिलेश यादव। कैडर प्रशिक्षण शिविर को संबोधित भी करेंगे। शिविर में संबोधन के बाद अखिलेश यादव लोक जागरण यात्रा भी निकालेंगे। देवकली से धौरहरा तक ये यात्रा निकलेगी अखिलेश की। लोक जागरण यात्रा के माध्यम से सामाजिक न्याय, जनजातीय जनगणना की मांग को प्रमुखता से उठाया जाएगा और धौरहरा में ही पूर्व राज्य मंत्री स्वर्गीय यशपाल सिंह की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे।
समाजवादी पार्टी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। मंच सजा हुआ है, लोक जागरण अभियान इस पूरे कार्यक्रम का नाम रखा गया है। और आज देवकली का ये आदर्श इंटर कॉलेज है जहां अखिलेश यादव करीब 11:30 बजे पहुंचेंगे और इसके बाद सबसे पहले पूर्व विधायक स्वर्गीय डॉक्टर कौशल किशोर की प्रतिमा का यहाँ पर अनावरण किया जाएगा। अनावरण करने के बाद अखिलेश यादव मंच पर पहुंचेंगे और मंच पर से ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कहा जा रहा है कि करीब 1 घंटे का उनका संबोधन होगा। प्रशिक्षण शिविर में कल शिवपाल सिंह यादव, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल समेत तमाम पार्टी के नेताओं ने अपने विचार रखे थे। आज अखिलेश यादव को सुनने के लिए यहाँ कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और उन्हें इंतजार है कि आखिर अखिलेश यादव उनको क्या टिप्स देंगे, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को लेकर अखिलेश यादव क्या बात रखेंगे। जिस तरह से सामने टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है अखिलेश यादव का फोटो, नफरत नहीं हम प्रेम के आदी हैं, हमें गर्व है कि हम अखिलेशवादी हैं। तो तमाम सांसदों के रिपोर्ट कार्ड भी बनाने को तैयार करने को कहा गया है। रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच रखे जाएंगे कि आखिर पिछले जो सांसद हैं उन्होंने क्या किया, वर्तमान सांसद हैं उन्होंने क्या किया, किस तरह से अपनी भूमिका समाज के बेहतरी में क्या योगदान दिया है। ये पूरा कार्यक्रम अखिलेश यादव का आज दिन भर चलेगा। यानी लखीमपुर में आज दिन भर समाजवादी पार्टी की हलचल देखने को मिलेगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन भी तैयार है। तमाम रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है, कई जगह ट्रैफिक डाइवर्ट भी किया गया है। एकदम सतर्क कर दिया गया है कि वो अखिलेश यादव के इस पूरे दौरे को लेकर कहीं भी सुरक्षा में कोई चूक ना हो, कोई कमी ना हो, इसको लेकर उनको अलर्ट किया गया है। कैमरा से जितेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा लखीमपुर। तो ये डिटेल्स हैं जहां से हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी अभी भी मौजूद हैं, वहीं उनका रुख करते हैं और देखते हैं कि अब तस्वीरें कितनी बदली हैं। विवेक त्रिपाठी लखीमपुर खीरी में है, देवकली में है, जहां पर ये प्रशिक्षण शिविर चल रहा है और वक्त के साथ अब हलचल बढ़ती जा रही है। अभी क्या चीजें चल रही हैं, कैसी तैयारियां दिखाई दे रही हैं विवेक? इसलिए लता सीधे आपको कार्यक्रम का नजारा दिखाता हूँ। मंच पे सजावट का काम जारी है। चूंकि 11:30 बजे अखिलेश यादव को यहाँ पहुँचना है तो उससे पहले तमाम बड़े नेता इकट्ठा हो गए और जो यहाँ पर पूर्व विधायक हैं जिनकी प्रतिमा का अनावरण होना है, उनके बेटे, ये कॉलेज भी उन्हीं का है, देवकुली का आदर्श इंटर कॉलेज उन्हीं का है। और आज उनके बेटे यहाँ पर जो पूर्व विधायक थे, 2017 में जब चुनाव हुआ था तब वो हारे थे और उसके बाद से लगातार यहाँ सक्रिय हैं। कन्वीनर हमारे साथ हैं शशांक यादव जी, जो इस पूरे प्रशिक्षण शिविर के कन्वीनर हैं। सर, अभी कार्यक्रम में अखिलेश यादव जी क्या आज कितने बजे आएंगे और क्या उनकी भूमिका रहेगी, इसके बाद पूरे दिन भर क्या रहेगा? यहाँ पर 11:30 बजे की टाइमिंग है और वो शिविर को कंक्लूड करेंगे। समापन भाषण है उनका। समापन भाषण के बाद, इससे पहले जब आएंगे तो डॉक्टर कौशल किशोर जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे, एक पेड़ लगाएंगे उनकी स्मृति में। उसके बाद यहाँ मंच पे आएंगे। कंक्लूड करने के बाद यहाँ से उनको जाना है, जो हमारे साथी आप देख रहे हैं फोटोग्राफ जो लगे हैं नेताओं के, यशपाल चौधरी जी की मूर्ति का अनावरण धौरारा में बेलवा में होना है। वो वहाँ से रहे, वहाँ जाएंगे। वो एक तरह से वो भी एक छोटी जनसभा ही बदल जाएगी क्योंकि वो भी बड़े पॉपुलर लीडर थे वहाँ पे। और उसके बाद से वो वापस लखनऊ निकले। आज पहली बार रथ चलेगा। ये कहा जाए कि लोकसभा चुनाव का जो आगाज हुआ है समाजवादी पार्टी ने किया। जी, हम लोग का सौभाग्य जिला खीरी का कि पहली बार लोक जागरण अभियान की शुरुआत भी यहीं से हो रही है और यहीं से वो जिस रथ के लिए वो प्रसिद्ध हैं, उस रथ को लेके वो यहाँ से यहीं से शुरुआत करेंगे। माना जाए कि प्रचार अभियान शुरू हो गया लोकसभा नहीं, या माहौल बनाने का काम शुरू? पॉलिटिकल पार्टीज तो हमेशा इलेक्शन मोड में होती ही है। लोक जागरण अभियान सिर्फ इसलिए क्योंकि जो हमने इसमें जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय का मुद्दा जोड़ा है, ये मुद्दे कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति में इनको पीछे करने की कोशिश की जा रही थी। तो इसलिए जरूरी है कि जनता अपने मूल मुद्दों से भटकने ना पाए। सोशल जस्टिस केवल रिजर्वेशन नहीं है, सामाजिक न्याय का मतलब डेवलपमेंट जो है वो नीचे तक ट्रिपल डाउन हो। तो जो यूथ के साथ प्रॉब्लम है, एजुकेशन जो महंगी हो रही है, महंगाई अपने आप में है, हर चीज के रेट्स बढ़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का जिस तरीके से हमारी महिला पहलवान वहाँ परेशान है, जिस तरीके से इग्नोरेंस हो रही है, बहुत रिमोट लोकेशन पर ये कॉलेज है। ये मुद्दे सब सामाजिक न्याय के हैं, इसलिए इनको इस जागरण अभियान से उठाना है।
ये हमारा चीज़ जारी रहेगी। और बुजुर्गों को बुलाया गया है, काफी बुजुर्ग हैं। ये बुजुर्ग वो लोग हैं कि जिन्होंने आंधी पानी तूफान में ये हमेशा पार्टी के साथ रहे, और मैं चाहूँगा एक बार ये हमारे बुजुर्ग जो हमारे पार्टी के लीडर्स हैं, ये उनके सब साथी रहे हैं। और आज के आने की मंशा सबकी यही है कि इन लोगों ने इनको इससे मतलब नहीं है कि कौन कैंडिडेट क्या है। ये लोग सिर्फ समाजवादी पार्टी का झंडा और नेताजी मुलायम सिंह और अब अखिलेश जी को जानते हैं। इसलिए एक हम लोग क्या हुआ कि एक हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं, तो इसलिए इन लोग को सम्मानित करने के लिए बुलाया। अखिलेश जी सम्मानित करेंगे? सम्मानित करने का टाइमिंग के साथ सम्मानित हम लोग सोच रहे हैं पहले कर देंगे, और उनके साथ फोटोग्राफ किसी तरीके से रिकॉग्नाइजेशन कराना है। ये जो फोटो लगे हैं यहाँ पर 4-5, ये इनके बारे में 5-6 फोटो देखता हूँ। देखिए, ये जो फोटोग्राफ्स है ये वो लीडर्स हैं जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया इस जिले में। सबसे किनारे पे यशपाल चौधरी साहब हैं, जिनकी मूर्ति का अनावरण होना है। उसके बगल में धीरेन्द्र बहादुर सिंह है, जो पार्टी के फाउंडर मेंबर थे। उसके बगल में बंसीधर राज साहब हैं, जो कि दलित नेता और कैबिनेट मंत्री रहे। उसके बगल में डॉक्टर कौशल किशोर साहब हैं, जिन्होंने ये स्कूल बनाया, पार्टी खड़ी करी, 3 बार एमएलए भी रहे, और सिटिंग एमएलए उनकी डेथ हुई थी। उनके बगल में वेद प्रकाश पितरिया जी है, जिनको हमने एमएलसी लड़ाया था, व्यापारी नेता थे। फिर हमारे कृष्णपाल पटेल जी 2 बार विधायक रहे, और उसके बगल में नरेंद्र बन्ना जी। ये लोग पार्टी के, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये 2-3 साल के अंदर ये सारी बड़ी कैजुअलिटीज हुई है। इसलिए पार्टी का तो कार्यक्रम 11:30 बजे का अब इंतजार तमाम कार्यकर्ताओं को है। जब अखिलेश यादव आएंगे वो संबोधित करेंगे। देखना होगा कि मंच से किस तरीके की बातें कहते हैं, क्या टिप्स देते हैं। शुक्रिया विवेक, फिलहाल की तस्वीरों के साथ जानकारी के लिए। लखीमपुर खीरी से हमारे सहयोगी थे विवेक त्रिपाठी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे देहरादून से आई बड़ी खबर। पुलिस लाइन देहरादून में मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, और पीएसी, आईआरबी और फायर ब्रिगेड के 1425 जवानों को नियुक्ति पत्र देने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून। देहरादून पुलिस लाइन पर इस वक्त तस्वीरें मिल रही हैं। नए कार्मिक, नए जवान और आए हुए अतिथिगण और जिलों से वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए सभी हमारे अधिकारीगण, सभी पुलिस के जवान, नए जवान जिन्होंने आज अपना ये कार्य शुरू हुआ है। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है, जिस दिन आज आप सबको मेरे हाथों सांकेतिक रूप से 55 लोगों को आज यहाँ पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। ये उत्तराखंड पुलिस के इतिहास में आज का दिन एक स्वर्णिम इतिहास पुलिस के इतिहास में और जुड़ गया है, क्योंकि आज राज्य के जनपदों एवं पुलिस वाहिनियों में, पुलिस विभाग के विभिन्न संवर्गों में आरसी के रूप में हमारे ऊर्जा से भरे नौजवान, हमारे भाई एवं बहन, जिन्होंने अपनी परीक्षा को पास करके आज के दिन वो पुलिस के अभिन्न अंग बनने जा रहे हैं, उसकी मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। आज 1425 पुलिस अभ्यर्थियों को मैं उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं, और आपका संपूर्ण जो कालखंड है, उस कालखंड में भगवान की कृपा, बाबा केदार की कृपा आप पर बनी रहे। साथियों, पुलिस आरक्षी, पुलिस फोर्स की जो प्राथमिक इकाई है और जो विभाग में एक फाउंडेशन की तरह काम करते हैं, एक नींव की तरह कार्य करते हैं, एवं विभिन्न थाने, चौकियां, चौराहों पर पुलिस का फेस बनकर, यानी कि मुख्य चेहरा बनकर तैनात रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज से जो ये काम आपका शुरू हो रहा है, आपकी ट्रेनिंग प्रारंभ हो रही है, आगे का जीवन प्रारंभ हो रहा है, आप सभी लोग कड़ी मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, और जिस उद्देश्य के लिए हमारी पुलिस बनी है, उस उद्देश्य को सार्थकता की ओर ले जाने के लिए, संकल्प की ओर ले जाने के लिए अपने संपूर्ण मनोयोग से काम करेंगे। आप सभी
नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी देश सेवा के लिए आज से अपने परिवार से भी आप कहीं न कहीं परिवार को छोड़कर, अपने साथियों को छोड़कर, मित्रों को छोड़कर पुलिस की सेवा में आए हैं। इसलिए पुलिस के लिए किसी ने ठीक ही कहा है कि अपनों के लिए हर वादा तोड़ के आया हूँ, मैं खाकी हूँ, देश के लिए अपनों को रोता छोड़कर आया हूँ। साथियों, पुलिस व्यवस्था किसी भी राज्य की सुरक्षा एवं समृद्धि का एक आवश्यक अंग है और हमारे राज्य में तो पुलिस का जो काम है वो अन्य राज्यों से हटकर है, क्योंकि हमको राज्य के अंदर जहाँ जो हमारी जनसंख्या है 1,25,00,000 के लगभग जिसको हम मापते हैं, उसके अलावा पूरे देश भर से जो आने वाले लोग हैं जिसको हम भ्रमणशील जनसंख्या बोल सकते हैं, उसकी संख्या इससे 5-6 गुना ज़्यादा है। यानी कि अगर 1,25,00,000 उत्तराखंड के हैं तो आप ये मान के चलिए कि 6 करोड़ लोग एक्स्ट्रा उत्तराखंड के अंदर आते हैं। पूरे देश दुनिया से अगर हम सब मिलाएंगे तो 6 करोड़ से भी। देखिए, भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह आज सुबह दिल्ली पहुंचे। गोंडा में करीबियों से पूछताछ के बाद दिल्ली पहुंचे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। दिल्ली पुलिस ने गोंडा में 15 से ज्यादा करीबियों से पूछताछ की है। पूरे मामले को लेकर के रात 10 बजे गोंडा पहुंची थी दिल्ली पुलिस की एक टीम। ब्रजभूषण के साथ काम करने वाले लोगों के नाम, पते, पहचान को लेकर दिल्ली पुलिस लौट आई है और आज सुबह ब्रजभूषण शरण सिंह दिल्ली पहुंचे हैं। पहलवान लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। इसी बीच जो ताजा हलचल और अपडेट वो ये है कि रात के वक्त दिल्ली पुलिस पहुंचती है गोंडा, करीबियों का नाम, पता, सब जानकारी जुटाती है, इकट्ठा करती है और वापस आ जाती है दिल्ली। और सुबह की हलचल ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, वो खुद दिखाई दिए, यानी वो भी दिल्ली में है। और मुख्तार अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। गैंगस्टर मामले में मिली 10 साल की सजा के खिलाफ उन्होंने अर्जी दी है और इसी मामले में अफजाल अंसारी को भी 4 साल की सजा है। इसी साल 29 अप्रैल को दोनों भाइयों को इसी मामले में सजा हुई थी। अफजाल अंसारी की अर्जी पर जुलाई महीने में सुनवाई होनी है, लेकिन आज भी सुनवाई का दिन है। मुख्तार अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, जहां गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा के खिलाफ उन्होंने अर्जी दी है। अफजाल की अर्जी भी इसी मामले को लेकर के है, लेकिन अफजाल के लिए सुनवाई का जो वक्त है वो जुलाई में मिला हुआ है, लेकिन मुख्तार को आज की तारीख मिली है। इसी साल 29 अप्रैल को दोनों भाइयों को इसी सेम केस में ये सजा सुनाई गई। इन्होंने अपील करी है, हाईकोर्ट में याचिका दायर करी है और उसी पर सुनवाई का वक्त मिला है। आज की तारीख है मुख्तार की और अफजाल को जुलाई महीने में सुनवाई के लिए बुलाया गया है। प्रयागराज से खबर है, माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी अपडेट मिल रही है। गाजीपुर उसरी चट्टी हत्याकांड में सुनवाई का मामला गाजीपुर से लखनऊ ट्रांसफर हुआ है। एमपी एमएलए कोर्ट गाजीपुर से एमपी एमएलए कोर्ट लखनऊ ये उसरी चट्टी का मामला ट्रांसफर कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुकदमे में सह अभियुक्त त्रिभुवन सिंह की अर्जी पर यह आदेश दिया है और कोर्ट ने इस मुकदमे में अभियुक्त माफिया ब्रजेश सिंह को भी नोटिस दिया था। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की, इसके बाद 3 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने आदेश दिया है। मुकदमे के वादी मुख्तार अंसारी हैं। याचिका में कहा गया कि गाजीपुर के केस में सुनवाई होने से याचिका और उसके साथी के जान को खतरा है। मुख्तार अंसारी उसके भाई भतीजे दुर्दांत अपराधी हैं। याची ने दलील दी कि उनके पिता भाई भतीजे की पहले ही हत्या हो चुकी है। कोर्ट ने ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए केस को लखनऊ के लिए ट्रांसफर कर दिया है। आगे बढ़ेंगे, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। अब्बास अंसारी ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग की है। अब्बास अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट पिछले दिनों अब्बास अंसारी की याचिका को खारिज कर दिया था। अब्बास अंसारी ने लखनऊ की जिया मऊ स्थित जमीन को अवैध तरीके से हथियाने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने की खारिज करने की मांग की।
मुख्तार के बेटे अब्बास की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का दिन। अब्बास ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को रद्द करने वाली याचिका की मांग की है, ये याचिका लगाई है, इस पर सुनवाई का दिन। लखनऊ में रिटायर्ड डीजी दिनेश शर्मा की खुदकुशी की खबर मिल रही है। लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या की है। पुलिस मौके से सुसाइड नोट को बरामद कर चुकी है। गोमती नगर के विशाल खंड 2 की यह घटना है। लखनऊ में रिटायर्ड डीजी दिनेश शर्मा के सुसाइड का मामला। लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या की इस खबर के बाद पुलिस मौके पर सुसाइड नोट को बरामद कर चुकी है। गोमती नगर विशाल खंड 2 में उनका आवास, जहां से यह खबर आई है। लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर सुसाइड करने का यह मामला रिटायर्ड डीजी दिनेश शर्मा का है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।